हाँ, तो आज हम भूगोल के थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। भूगोल में पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, भूगोल का, ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, ब्रह्मांड क्या था, कैसे क्या उत्पत्ति हुई, सुपर क्लस्टर क्या है, तारामंडल क्या है, नक्षत्र क्या है, ये सब सारे बारे में पढ़ लिया था। नक्षत्र में 27 है, तारामंडल में 28 तारामंडल है, नक्षत्र 27 होते हैं, ये सब तो पढ़ लिया। सौरमंडल उसके अंदर होते हैं। जैसे एक गैलेक्सी है, हमारे गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है, सभी को पता है। सॉरी, मंदाकिनी को इंग्लिश में इंग्लिश में गैलेक्सी बोला जाता है। और वैसे तो ब्रह्मांड में 100 से ज़्यादा गैलेक्सियाँ हैं। तो हमारे वाले गैलेक्सी का क्या नाम है, जिसमें सौरमंडल और पृथ्वी है, तो उसका नाम है दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे। ठीक है, आकाशगंगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ये हमारे वाले इसका नाम है, हमारे वाले गैलेक्सी का नाम है। ठीक है, 100 अरब में से जो बहुत सारे हैं उसमें से 19 वेरीफाइड है, और हमारे वाला का नाम है मिल्की वे या फिर दूध मेखला, हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, उसी में सौर मंडल हैं, इसी में सारे तारेमंडल, सौर मंडल और नक्षत्र सारे कुछ इसी में है। ठीक है, तीन गैलेक्सियों के समूह को क्या बोला गया, सुपर क्लस्टर। जो हमारे पड़ोसी हैं, जैसे में एक हमारा पड़ोसी मंदाकिनी तो हमारा वाला है, और हमारे घर के पड़ोसी सबसे नज़दीक वाला एक पड़ोसी होता है, उसे हमने क्या बोला था, तो देवयानी थी, एंड्रोमेडा। और एक और उससे थोड़ा सा दूर के पड़ोसी कौन सा था, तो NGC M33 ये था। तो ये तीनों के सम्मिलित रूप को सुपर क्लस्टर बोला गया है। तीन गैलेक्सियों के समूह को सुपर क्लस्टर। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और क्या, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ लिया था, 4 सिद्धांत दिया था। फिर महाविश्व सिद्धांत जो है वो ज़्यादा अच्छा है, तो उसके बारे में हमने पिछले क्लास में सारा ब्रह्मांड के बारे में पिछला 1 घंटे में क्लास कवर हो गया है। आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। हमारा मिल्की वे जो गैलेक्सी का नाम है उसके अंदर सौरमंडल, तो सौरमंडल किसे कहते हैं ये जानेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगाओ, सौरमंडल, सोलर सिस्टम, सौरमंडल, सौरमंडल, सोलर सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं इसे, सोलर सिस्टम। ठीक है, किसे बोलते हैं सोलर सिस्टम, जैसे मैं बताया हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। इसके अंदर है बहुत सारे, मिल्की वे के अंदर तारामंडल है, तारामंडल के अंदर नक्षत्र है, नक्षत्र के अंदर हमारा सौरमंडल आता है। तो सौरमंडल क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंड, उल्का, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह जो भी है, जो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, उसके सम्मिलित रूप को सौरमंडल बोला गया है। क्या मैंने बोला, सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र, धूमकेतु, आकाशीय पिंड, सारे जो भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं उसके सम्मिलित रूप को सौरमंडल बोला गया है। सौरमंडल में सूर्य जो है वो बीच में स्थित होता है। ठीक है, उसी के चारों ओर सारे को चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य भी अपने अक्ष पर घूम रहा है, पूर्व से पश्चिम सूर्य भी अपने अक्ष पे 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। और वो हमारे गैलेक्सी जो है मिल्की वे, उसका भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो उसका चक्कर एक बार में पूरा करता है 25 करोड़ साल में, जिसे कोस्मोस्फीयर बोला गया है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य हमारे केंद्र पे है, और सारे ग्रह, सूर्य का चक्कर जो है परवलयकार पथ पे चक्कर लगा रहा है। जैसे में देख लो, परवलयकार क्या कहते हैं, ये है सन। ठीक है, सन हो गया, तो यहाँ चक्कर लगा रहा है एक ग्रह, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, इसमें बुध हो गया, शुक्र हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये है। ठीक है, ऐसे ही ये है, मतलब परवलयकार है, यानी कि गोल है, ऐसे गोल नहीं चक्कर लगा रहा है, परवलयकार है। इससे मतलब परवलयकार जानेंगे ना, अंडा टाइप का है। इससे इसमें सन यहाँ पे है, ना कि यहाँ पे सन है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे ऐसे पृथ्वी जाती है, घूमते 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 फिर यहाँ पृथ्वी आती है, ऐसे पृथ्वी घूम रही है, ऐसे घूम रही है पृथ्वी, और इसका चक्कर भी लगा रही है। वैसे ही ये पृथ्वी का ऑर्बिट हो गया अगर, तो इसके बाद फिर मंगल का ऑर्बिट हो गया, मंगल भी यहाँ चक्कर लगा रहा है। वैसे ही बहुत सारे हैं, टोटल 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह थे, तो 2006 से पहले 9 ग्रह थे, जिसमें प्लूटो ग्रह के डिफिनेशन में सेटल नहीं बैठ रहा था, तो उसे हटा दिया गया था IAU के द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल संघ के द्वारा हटा दिया गया उसे, ग्रहों की संज्ञा से। क्योंकि ग्रह का कुछ डिफिनेशन होता है, वो आगे मैं बताऊंगा, ग्रह वाले पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, तो पहले हम सौरमंडल के बारे में। तो सूर्य क्या स्थित है, सौरमंडल का केंद्र पे स्थित है, और सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं परवलयकार, इलेक्ट्रिकल पथ पे, इलेक्ट्रिकल पाथ जो है ना, उस पर चक्कर लगा रहा है, नॉट राउंड, इलेक्ट्रिकल पाथ, जिसको परवलयकार बोला गया है। जैसे मैंने अभी बताया, ये है परवलयकार। ठीक है, यहाँ सूर्य है, सन। ठीक है, इसी के चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे सब सारा ग्रह चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये हो गया सूर्य। सौरमंडल का जो मेन हेड प्रधान है वो सूर्य ही है। सूर्य से ही सारे चीज़ का एनर्जी मिलता है। सूर्य एक तारा है, याद रखना, सूर्य एक तारा है। और तारा किसे बोला गया है, जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश हो, उसे तारा बोला गया है। तो सूर्य भी एक तारा है, नाम दिया गया सूर्य, लेकिन तारा है, वो स्टार है एक, और पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य। ठीक है, ये मालूम हो गया। सारा ऊर्जा स्रोत उसी से निकलता है, सारे पृथ्वी पे जितना भी ग्रह हैं सारे का ऊर्जा का स्रोत मुख्य वही है, सूर्य ही है। ठीक है, और एक है प्लेनेमस।
सौरमंडल समझ गए ना कि क्या होता है। अब एक प्लेनेमस, इसको एक मारो यहाँ, प्लेनेमस एक ऐसा ही हमारे गैलेक्सी दुग्धमेखला में प्लेनेमस जो है सौरमंडल के जैसा ही एक और सौरमंडल के जैसा ही एक और है। क्या? एक और सौरमंडल है, लेकिन उसे हमने प्लेनेमस बोला गया है, प्लेनेमस। ठीक है, मतलब जैसे में ये हमारा अगर स्पायरल 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 ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया मिल्की वे दुग्धमेखला, ये हमारा गैलेक्सी है जो सर्पिला है 80%। तो इसके 30,000 सेंटर को बल्ब बोला गया था, जैसे मैंने बोला है। यहाँ से बाद में पता चला है कि 30,000 प्रकाश वर्ष दूर, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है 94 खरब 94 खरब किलोमीटर को एक प्रकाश वर्ष बोला गया है। तो 30,000 प्रकाश वर्ष दूर, मान लो कितना दूर होगा, तो हमारे गैलेक्सी के 30,000 प्रकाश वर्ष दूर सूर्य जो है यहाँ पे है, और ये अपने इस पाथ पे ग्रहों के साथ ऐसे से भाग रहा है इसके स्पीड में 250 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से सूर्य से इसका चक्कर लगा रहा है, इस सेंटर का ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये सन है और ये हमारा सौरमंडल है। पर सौरमंडल के साथ में इसे ये हमारा गैलेक्सी है दुग्धमेखला, इसके यहाँ से चक्कर से लगा रहा है। जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगा, जैसे यहाँ से रिटर्न गया वापस यहीं पे आ गया, तो उसको इतना पूरा करने में 25 साल लग जाती है, 25 करोड़ साल, जिसे कोसमोस ईयर बोला गया है, कोसमोस ईयर बोला गया। ठीक है, कि जो सूर्य है वो सौरमंडल के साथ में सारे ग्रहों के साथ में वो तो इलेक्ट्रोड घूम रहा है, साथ में हमारे गैलेक्सी दुग्धमेखला के 30,000 प्रकाश वर्ष दूर किसी कोने से चक्कर से लगा रहा है, सेंटर का, ये सेंटर का चक्कर लगा रहा है सूर्य से, और ये एक चक्कर पूरा करेगा 25 करोड़ साल में। ठीक है, 25 करोड़ साल में 250 मिलियन ईयर में पूरा करेगा एक चक्कर, तब उसे हम बोलेंगे कोसमोस ईयर, ब्रह्मांड वर्ष, कोसमोस ईयर। ठीक है, और ये जो सूर्य जो ऐसे स्पीड में जा रहा है ना, ये पता है कितनी का स्पीड जा रहा है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, मतलब एक सेकंड में 250 किलोमीटर सूर्य स्पीड से चल रहा है। तो भी इसका चक्कर, एक जो चक्कर पूरा करता है ना, वो 25 करोड़ साल में पूरा करता है, और सौरमंडल के साथ में चक्कर लगा रहा है, सौरमंडल भी इसका घेरा लगा रहा है, सब एक दूसरे के सारे ब्रह्मांड में एक दूसरे का चक्कर ही लगा रहे हैं। ठीक है, बिना चक्कर का कोई ज़िंदगी नहीं है, जैसे रियल लाइफ में है ना, बिना चक्कर किसी के लगाए ज़िंदगी नहीं है, वैसे ही वहाँ पर भी चक्कर लगा रहे हैं सारे एक दूसरे के। ठीक है, मतलब अपने अर्थ पे भी ऐसे ऐसे घूम रहा है और ऐसे चल भी रहा है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है और अपने अर्थ चल भी रहा है। ठीक है, तो ये समझ गया, कोसमोस ईयर बोला गया है। और पृथ्वी, और हाँ सॉरी, ये तो मैं बता दिया ना, ये तुम्हारा मिल्की वे हो गया, सूर्य यहाँ हो गया। ऐसा ही जस्ट एक और है इसके बगल में, एक और है जिसको हमने प्लेनेमस बोला गया, प्लेनेमस। ठीक है, प्लेनेमस, नहीं, ये सॉरी ये नहीं, ये हमारा गैलेक्सी दुग्धमेखला है। ठीक है, दुग्धमेखला की ये सन हो गया, सौरमंडल हो गया। तो इसी के जस्ट कुछ दूरी पे एक और ऐसा ही है, ऐसा ही एक है सौरमंडल, जिससे हमने प्लेनेमस बोला गया, प्लेनेमस। ठीक है, और इसे सौरमंडल। क्या मैंने बोला, हमारे गैलेक्सी दुग्धमेखला में ही जो सौरमंडल जैसा ही एक दिखने वाला एक और है, सौरमंडल जैसा ही दिखने वाला, उसे हम प्लेनेमस बोला, और इसे सौरमंडल, इसमें सूर्य है उसे सौरमंडल बोला गया। लेकिन ऐसा ही जुड़वा एक और है, ऐसा ही सौरमंडल जुड़वा, इसका जुड़वा एक और है, उसे हमने प्लेनेमस बोला। क्वेश्चन आ सकती है ये, पूछ लेना करना। इसे मिटा दो। अरे यार लाइट कट गई, तो ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं अब लाइट कट गई है, अब लाइट आने के बाद ही मैं बना पाऊँगा वीडियो, तो मैं फ़िलहाल वीडियो को रोक रहा हूँ, और सौरमंडल के इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। प्लेनेमस हो गया ना, प्लेनेमस, तो इसके आगे मैं वीडियो बनाऊँगा। अब लाइट आने दो फिर, ठीक है, नहीं तो मैं तब तक कुछ इसके बारे में बता दे रहा हूँ, फिर मैं लिखवा दूंगा उस टाइम। ठीक है, अगर वीडियो में दिख नहीं रहे तो मेरी बात सुन के लिख लो, सब लिख लो। और लिखना नहीं है, पहले समझना है क्या मैं बोल रहा हूँ, कंटिन्यू लिखने मत लगना, पहले मेरी बात पे ध्यान दो, मेरी बातों पे पहले ध्यान दो, फिर आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ, कुछ समझ में नहीं आए बाद में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये प्लेनेमस हो गया, और सूर्य का जो है प्लेनेमस हो गया ना, सूर्य के जैसा ही, सौरमंडल जैसा ही दिखने वाला एक गैलेक्सी में एक और है। अब पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा तो सूर्य हो गया है, दूसरा सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, सेंचुरी। कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य जो है सबसे नज़दीक है सूर्य इसका, पृथ्वी का, जो कि 15 करोड़ किलोमीटर पे है, और प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है दूसरा सबसे नज़दीक का तारा पृथ्वी का, वो है 4 प्रकाश वर्ष दूर, जो कि दूसरा सबसे नज़दीक का है, उसके आसपास कोई नहीं है तारा। तो ये हो गया सौरमंडल। अब हम आगे पढ़ेंगे जब लाइट आएगी तो। ठीक है, तो यहीं पे भी वीडियो में रोक रहा हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, तो अब लाइट आ गई है, अब इसके आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो हाँ, सौरमंडल के जैसा ही एक और हमारे गैलेक्सी जो दुग्धमेखला है, उसी में एक और सौरमंडल के जैसा ही दिखने वाला एक और
ग्रहों का जुड़वा समूह है जिसे प्लेनेमस बोला गया है। यह तो हमने स्टार्टिंग कर दिया था। अब हमें मतलब क्या पढ़ना है, हाँ एक चलो पहले माप की इकाई पढ़ लेते हैं कि माप की इकाई आखिर दूरी मापने की कौन कौन सी इकाई हैं और कौन कौन से इकाई आगे अगर कोई कोई वर्ड आती है तो उसका क्या मतलब होता है। तो फिर दूरी मापने का यहाँ स्टार मार दो, एक लिखो माप की इकाई, माप इकाई, ठीक है। एक पहला इकाई होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर के बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। मतलब टोटल ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि एक प्रकाश वर्ष के इक्वल टू कितना होता है दूरी किलोमीटर 94 खरब किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष की दूरी, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष की दूरी 94 खरब किलोमीटर, अरब नहीं खरब, अरब से ज़्यादा। अब आती है कि दूसरा आता है प्रकाश वर्ष के बाद एक पार्सेक आता है जो दूरी का सबसे बड़ा मापक है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। पार्सेक ये कितना, ये 3.3 प्रकाश वर्ष दूरी इतना बराबर होता है। तो इसका वैल्यू 3.3 प्रकाश वर्ष इक्वल टू एक पार्सेक होता है, एक पार्सेक, ठीक है। तो दो वर्ड जान गए क्या क्या होता है। तीसरा वर्ड के नाम सुन लो कि एक है कोस्मोस, जैसे कि मैं अभी बताया हूँ ब्रह्मांड वर्ष कोस्मोसियर। एक और चौथा सुन लो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय यूनिट इकाई, खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड कोस्मोसियर एंड पार्सेक एंड 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर बता दिया ना 94 खरब किलोमीटर, और 1 पार्सेक इक्वल टू 3.3 प्रकाश वर्ष, दूरी का सबसे बड़ा मापक यही है। ब्रह्मांड वर्ष इक्वल टू मैं बता दिया हूँ कि सूरज जो है वो हमारे मंदाकिनी के सेंटर से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने से चक्कर लगा रहा है ऐसे। जब वो एक चक्कर पूरा कर लेगा हमारे दुग्ध मेखला का मिल्की वे का, तो वो 25 करोड़ साल में पूरा करता है एक, तो 25 करोड़ साल को कोस्मोस ईयर या ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो उसी को 25 करोड़ साल, 25 करोड़ साल बच गया खगोल शास्त्रीय। तो पृथ्वी से सूर्य की जो एवरेज दूरी है लगभग क्या 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है, ठीक है। इसे 15 करोड़ किलोमीटर मान सकते हो। मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है, जिसे हम खगोलीय इकाई बोला गया है। तो एक खगोलीय इकाई इक्वल टू कितना बोलेगा, अगर वो कहीं बोलेगा फ्यूचर में एक खगोलीय इकाई इतना दूरी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, जो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे कितने समय पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। अब जैसे कि लाइट की स्पीड कितना समझ गए, लाइट की स्पीड 1 किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलता है लाइट। तो 8 मिनट 16 सेकेंड में अगर पृथ्वी पहुंच रही है तो 8 मिनट 16 सेकेंड को पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, टोटल। और समय कितना लगा, इतना समय हो गया। और क्या प्रकाश की स्पीड तुमको पता है 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो दूरी ऑटोमेटिक निकाल लोगे, ठीक है। जैसे समय इक्वल टू होता है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ दूरी निकालने के बताता हूँ उसका। जैसे मैं ये तो समझ गया क्या क्या होता है। अब मैं जैसे बंदा को पूछ दिया कि सूर्य से पृथ्वी पे आने के समय, जैसे मैं बता रहा हूँ बंदा, जैसे सूर्य का जो लाइट है वो पृथ्वी कितना टाइम पहुँचता है 8 मिनट 16 सेकंड में पहुँच जाता है, ठीक है। चलो ये तो समझ गया, तो दूरी निकल जाएगी। अब मैं बता दूंगा चंद्रमा का जो लाइट है, जो सूर्य का लाइट, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होकर धरती पे आती है, तो उसका लाइट आने में कितना समय लगता है धरती पे। तो चंद्रमा की दूरी यहाँ से कितना किलोमीटर है, दूरी आपको पता है 3,84,000 किलोमीटर दूर है। मतलब 4 लाख मानो, 4 लाख किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा दूर है। तो लाइट कितने स्पीड पहुँचेगी, तो जैसे मैं कि सभी को मालूम है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, हो गया ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है लाइट। तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है 4 लाख किलोमीटर, 4 लाख हो गया ना, 4 लाख किलोमीटर, ठीक है, 4 लाख किलोमीटर हो गया ना। और वैसे तो 3,84,000, लेकिन हम 4 लाख मान लेते हैं, चंद्रमा की दूरी है पृथ्वी से। तो लाइट कितना स्पीड में पहुंच जाएगा पृथ्वी पे, तो क्या मैं बोला, ये दूरी निकल गई, आपको दूरी मालूम है।
और लाइट की स्पीड भी मालूम है, तो क्या हो गया, दूरी बटे समय कर दो। दूरी बटे क्या निकालना है, समय निकालना है ना, तो समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी डिवाइड बाई क्या होता है, स्पीड, चाल। ठीक है, यही होता है ना, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, यही होता है। तो जैसे मैं चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, तो यही हो गया ना फॉर्मूला। अब देखो दूरी कितना है, 4 लाख किलोमीटर। ठीक है, चाल कितनी है लाइट की, तो लाइट की चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और दूरी है 4 लाख किलोमीटर। तो समय कितना लग गया, समय निकाल लो, डिवाइड करोगे तो 1.33 किलोमीटर सेकेंड। एक सेकेंड 1 मिनट 33 सेकेंड, 1 मिनट 33 सेकेंड आती है लाइट स्पीड, मतलब चंद्रमा की रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है। क्या है, चंद्रमा की लाइट पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होकर जो आती है वो 1 मिनट 33 सेकेंड में पहुंच जाती है, मतलब लगभग डेढ़ समझो, डिवाइड कर लेना जितना भी आंसर आए, डेढ़। ठीक है, तो बस यही हो गया, डिवाइड कर लेना जितना भी आ जाए वो बता देना, बस खगोलीय शास्त्र यूनिट हो गया। अब हम पढ़ते हैं सौरमंडल के सिद्धांतों में ब्रह्मांड के जो कुछ सिस्टम था ना, मतलब कि किसे केंद्र में मानने का एक थ्योरी था कि ब्रह्मांड में पृथ्वी केंद्र पे है या सूर्य केंद्र पे है, ये पहले माना गया था। तो ब्रह्मांड के केंद्र में रहने का कोई सिद्धांत था, तो एक पहला सिद्धांत लिखो, जैसे वो बोला गया है भू केंद्रित सिद्धांत या जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो भू केंद्रित सिद्धांत, ठीक है, भू केंद्रित सिद्धांत या जियोसेंट्रिक थ्योरी, इंग्लिश में जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसमें क्या बोला गया, जियोसेंट्रिक बोल रहा है, मतलब भू बोल रहा है, मतलब जमीन सेंट्रिक होगा, मतलब हमारा पृथ्वी जो है वो सेंटर पे होगा। तो किस बंदा ने, टॉलमी ने, जो मिस्र यूनान का लेखक है टॉलमी, जो भारत का भूगोल नामक एक रचना लिखा था किताब, इसने 140 ईस्वी में बोला, यूनानी लेखक था, यूनानी खगोल शास्त्र था, खगोल शास्त्र। तो इसने बोला कि जो हमारा ब्रह्मांड है ना, उसका केंद्र में सेंटर पे पृथ्वी है, और पृथ्वी के चक्कर सभी ग्रह और उपग्रह लगा रहे हैं, इसने बोला टॉलमी ने। चलो टॉलमी ने क्या बोल दिया कि टॉलमी ने भूकेंद्रीय सिद्धांत में टॉलमी ने बोला 140 ईसा पूर्व में ये थ्योरी दिया था कि पृथ्वी जो है वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र पे स्थित है, सेंटर पे, और सारे ग्रह उपग्रह उल्कापिंड इसके चक्कर लगा रहे हैं, ये टॉलमी ने बोला। ठीक है, उसके बाद तो इसको क्या बोला गया है, इस थ्योरी को जियोसेंट्रिक थ्योरी बोला गया है। अब आ गया दूसरा, जियोसेंट्रिक मतलब सेंटर में अर्थ। ठीक है, फिर वो आएगा हेलियोसेंट्रिक, हेलियो मतलब सूर्य, हेलियोसेंट्रिक सूर्य सेंटर पे, हेलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित सिद्धांत, मतलब सूर्य केंद्र पे होगा ब्रह्मांड के। जैसे बोले भू केंद्रित मतलब पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र पे, ये थ्योरी है जो टॉलमी ने दिया। फिर बोलेगा सूर्य केंद्रित मतलब सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पे था, ये थ्योरी कोपरनिकस देता है 1543 में। तो दूसरा थ्योरी कौन सा था, सूर्य केंद्रित, सूर्य केंद्रित। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इस थ्योरी में 1543 ईस्वी में पोलैंड का खगोलशास्त्री होता है, क्या नाम होता है, कोपरनिकस बोलता है, कोपरनिकस। इसका थ्योरी कौन दिया, टॉलमी ने। ठीक है, टॉलमी ने 140 में जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया, और इसका कोपरनिकस ने थ्योरी दिया कि सूर्य जो है हमारे ब्रह्मांड के केंद्र पे स्थित है, सेंटर पे स्थित है, और सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। ये कोपरनिकस ने बोला 1543 में अपना थ्योरी दिया, जिसे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी या जियो और सूर्य केंद्रित सिद्धांत बोला गया। ठीक है, दो अंतर समझ गए ना तो सिद्धांत में। बस ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है याद रखने का कि जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया, याद रखने का। फिर एक बंदा आता है, चलो उस थ्योरी नेता है, वो बंदा आता है, वो केपलर आता है। केपलर जो है वो 16वीं शताब्दी में मतलब शताब्दी में क्या बोला था, 16वीं शताब्दी मतलब उसके 1500 साल से लेकर 1600 साल के बीच के जो टाइम पीरियड होता है उसे हम 16वीं शताब्दी बोलेंगे। तो 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस जो होता है, लगभग इसके 100 साल बाद ही, 100 या 98 साल बाद ही कोपरनिकस, 100 नहीं मतलब इसी के कुछ साल बाद केपलर आता है। केपलर जो ग्रहों का गतियों का नियम पता करता है, थोड़ी दा है ग्रहों के गति का नियम कैसे क्या है, केपलर देता है। उसने भी सूर्य केंद्रित सिद्धांत ही माना था कि हाँ पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य ही सेंटर पे है और सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, केपलर ने भी माना। फिर 20वीं शताब्दी जब आती है तो गैलीलियो को मंदाकिनी दिखती है, सबसे पहले गैलीलियो को ही मंदाकिनी दिखती है। हमारा मिल्की वे मंदाकिनी नहीं, हमारा मिल्की वे का नाम ही, मतलब हमारे मंदाकिनी गैलेक्सी का नाम ही मिल्की वे है।
तो हमारा मिल्की वे जो है दुग्ध मेखला, उसकी तस्वीर स्पष्ट होती है 20वीं शताब्दी के आसपास। तो देखा गया उसमें तो अरे सूर्य तो यहाँ पे क्या नाम है, हमारे दुग्ध मेखला का 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने पर चक्कर लगा रहा है। तो फिर ये दोनों थ्योरी को ख़त्म कर दो, फिर इसे वहीं समाप्त हो जाता है। सूर्य केंद्रित और जियोसेंट्रिक थ्योरी का खत्म है। सूर्य केंद्रित का जिस समय था ना वो सिस्टम महत्व खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये 20वीं शताब्दी के बाद होता है जब गैलीलियो देखता है हमारा दुग्ध मेखला का तस्वीर नज़र आती है और उसका सूर्य दिखता है कि 30,000 प्रकाश वर्ष दूर चक्कर लगा रहा है इसका, बस। और सूर्य भी अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम में से चक्कर लगाता है 2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और एक परिक्रमा पूरा कर पाता है वो। सूर्य का ना 2 है, एक है मध्य वाला भाग जो कि 25 दिन में पूरा करता है, 25 दिन में एक चक्कर पूरा कर पाता है, और ऊपर वाला भाग जो ध्रुवीय भाग है, ध्रुवीय भाग ये 35 दिन में एक चक्कर पूरा लगाता है। समझ गए ना, लिखो। और ये प्लाज्मा अवस्था में, सूर्य कैसे अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, हैंस बेथ नाम के एक वैज्ञानिक ने बोला कि सूर्य जो है तो क्या है, सूर्य पे नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन है, 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाता है और उसी से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ये किसने बोला था, हैंस बेथ वैज्ञानिक ने। तो पहले ये समझ गए ना चक्कर कैसे लगा रहा है। सूर्य का 2 भाग है, एक मध्य वाला भाग जो अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है कितने टाइम में, 25 दिनों में, और बाहरी वाला भाग एक चक्कर पूरा करता है 35 दिनों में। अब आ जाए रोटेशनल और रेवोल्यूशन में। जैसे एक वर्ड आएगा, वर्ड एक हमेशा आएगा रेवोल्यूशन, मतलब परिभ्रमण, परिभ्रमण नहीं, परिक्रमण, इसको शायद रेवोल्यूशन बुलाता है, रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन के मतलब होता है कि सूर्य के चक्कर चारों ओर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ऐसे में ये सूर्य है, ठीक है, इसके चारों ओर कुछ भी, यहाँ पृथ्वी है, ये चक्कर लगा रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन, मतलब परिक्रमण, परिक्रमा कर रहा है। और अगर परिक्रमण, ये परिक्रमण हो गया, परिभ्रमण, रोटेशन, अपने अक्ष पे अगर कोई चीज़ घूम रहा है, अपने अक्ष पे ही घूम रहा है, ऐसे जैसे अपने अक्ष पे ही घूम रहा है, ऐसे जो कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ना 24 घंटे में एक चक्कर, वैसे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, आगे बताएंगे पृथ्वी में, तो उसे हम परिभ्रमण बोलते हैं। कोई भी ग्रह अपने अक्ष पे अगर इसे चक्कर लगा रहा है तो उसे हम रोटेशन बोलते हैं, परिभ्रमण। और कोई भी चीज़ अगर सूर्य का चक्कर लगा रहा है इसे, जैसे हम मंदिर के चक्कर लगाते हैं ना, तो वो हो गया रेवोल्यूशन, परिभ्रमण। क्या हो गया, परिभ्रमण, रेवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन अपने अक्ष पे चक्कर लगाने का, एक जगह पे चक्कर, अपने अक्ष पे चक्कर लगा रहा है गोल गोल, तो वो क्या हो गया, रोटेशन। और अगर सूर्य का कोई चक्कर लगा रहा है इसे, तो वो क्या हो गया, परिभ्रमण, रेवोल्यूशन। ठीक है, अंतर समझ में आ गया ना दोनों में। तो ये हो गया रेवोल्यूशन, ये हो गया रोटेशन। ठीक है, रोटेशन देख देना एक बार, हो गया परिक्रमण, परिभ्रमण, बस। अब सूर्य के बारे में थोड़ा सा कुछ नॉलेज ले लो। अब ये मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया ना, परिक्रमण, परिभ्रमण, भू केंद्रित सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सारा कुछ समझ में आ गया। अब हम एक सूर्य के बारे में थोड़ा सा एक ओवरऑल नॉलेज लेंगे। यहाँ डैश लगाओ सूर्य। वैसे सूर्य के बारे में मैं तो कुछ बता ही दिया हूँ अभी, और कुछ एक दो को बच्चा खुद चाहे वो लिख लो। सूर्य जो है क्या है, सूर्य हमारे सौर मंडल के सेंटर में स्थित है और सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, जो कि एक इलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ के बारे में मैंने बता दिया। ये अगर सन है तो ये इलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, ये सन, सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं एक दूसरे के। ऐसे ही सही बहुत सारा ऑर्बिट है, ऐसे ही सही बहुत सारा ऑर्बिट है। कोई ग्रह यहाँ से, कोई ग्रह यहाँ से, कोई ग्रह यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, अपने अलग अलग ऑर्बिट है सबका, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य सेंटर में स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ है, ये हमारा गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसके 30,000 प्रकाश वर्ष दूर कोने में एक चक्कर लगा रहा है। ये एक चक्कर पूरा 25 करोड़ साल में लगाता है, जिसे कॉस्मोस ईयर बोला गया है, बस। और सूर्य जो चक्कर लगा रहा है वो 250 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चक्कर लगा रहा है। मतलब रेवोल्यूशन जो कर रहा है, परिक्रमण जो कर रहा है वो 250 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से कर रहा है। और रोटेशन जो कर रहा है अपने अक्ष पे, वो अपने अक्ष पे भी ऐसे घूम रहा है और परिक्रमा भी कर रहा है ऐसे। हमारे मिल्की वे का वो परिक्रमा कर रहा है ऐसे, तो वो 250 किलोमीटर पर सेकेंड से। और अपने अक्ष पे जो पूरब से पश्चिम घूम रहा है, अपने अक्ष पे वो पूरब से पश्चिम घूम रहा है, तो वो 2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से घूम रहा है। क्या मैं बोला, सूर्य के बारे में। सूर्य जो है ये जो चक्कर लगा रहा है वो 250 किलोमीटर पर सेकेंड के, अपने अक्ष पे जो चक्कर लगा रहा है ना, ये 2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है,
और इसका दो भाग है। मध्य वाले भाग जो है ये इसका जो एक चक्कर पूरा होता है 25 दिन में, और ऊपर वाली भाग जो है उत्तरी ध्रुवीय भाग वो एक चक्कर पूरा करता है 35 दिन में। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो और तो कोई सूर्य से संबंधित कोई डाउट तो नहीं है किसी को कि ऐसे कोई बंदा बोले सूर्य भी चक्कर लगाता है? हाँ, सूर्य भी चक्कर लगाता है, और वो भी अपनी पृथ्वी के जैसा ही अपनी अक्ष पे भी चक्कर लगाता है, रोटेशन भी करता है अपनी अक्ष पे 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे घूम रहा है, पूरब से पश्चिम घूमता है, जबकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब घूमता है। ठीक है, और सूर्य पूरब से पश्चिम घूमता है। यहाँ लिखो सन जो रोवोल्यूशन करता है हमारे मिल्की वे का परिक्रमण जो करता है वो 250 किलोमीटर पर सेकेंड से चलता है, और अपने अक्ष पे ये क्या हो गया, ये रेवोल्यूशन हो गया। परिक्रमण 250 किलोमीटर पर सेकेंड से, और परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पे घूम रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम घूम रहा है, जो कि 2 किलोमीटर पर सेकेंड से घूम रहा है। और ये अपना एक चक्कर, इसका दो भाग है। ठीक है, सन का इसका बीच वाला भाग जो है ये पूरा करता है एक चक्कर 25 दिन में, और बाहरी वाला भाग जो ध्रुवीय भाग है ये 35 दिन में। सूर्य जो है ये प्लाज्मा अवस्था में बोला हूँ, जैसे लिपलिपा साल वो होता है ना कि अगर कुछ लोहा या एल्युमिनियम को पिघला के रख दो एक जगह गिरा दिए ऐसे ना, वो ऐसे ही स्थिर रहेगा जब तक उसको डगराओगे नहीं। ठीक है, फेविकोल गिरा दे तो उसी रहेगा जब तक हिलाओगे नहीं, तो वैसे ही पिघला हुआ रहेगा, लेकिन वो पानी जैसा बह नहीं जाएगा, उसे हम प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था में ही है सूर्य का अवस्था क्या है, प्लाज्मा अवस्था। अगर उस पर गिर गया ना कुछ तो गुप्त से अंदर घुस जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो, ये समझ गए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और यहाँ पे देख लो एक बार, सूर्य का जो ये है ना, और कुछ सूर्य के बारे में तो छूटा नहीं ना प्लाज्मा अवस्था में। हाँ, नाभिकीय संलयन होता है। हेंसवेथ के नाम के वैज्ञानिक ने बोला, यहाँ स्टार मारो, हेंसवेथ नाम के वैज्ञानिक ने बोला कि सूर्य पर 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना रहा है, जो नाभिकीय संलयन होता है। इसे नाभिकीय संलयन बोलते हैं, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जो तारों का ऊर्जा का स्रोत है। सारे तारे में ऐसा ही होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा मुक्त करता है। जब तक मुक्त करता रहेगा, वो पिछले क्लास में बता दिया, जब तक मुक्त करता रहेगा तब तक तारा में प्रकाश रहेगी। जैसे ही वो खत्म होगी, हाइड्रोजन पूरा हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लाल दाना बन जाएगा। ठीक है, लाल दाना का आकार अगर सूर्य के द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम हुआ तो वो श्वेत बावन बन जाएगा, ज़्यादा हुआ तो विस्फोट हो जाएगा, सुपरनोवा। उससे छोटे छोटे जो आइटम बनेंगे वो न्यूट्रॉन या पल्सर कहलाएंगे। पिछले क्लास में मैंने बता दिया था इसके बारे में डिटेल्स में। ठीक है, तो पिछले क्लास देख लो, बिल्कुल मस्त समझ में आएगी। तो हेंसवेथ ने बताया कि सूर्य पे भी नाभिकीय संलयन हो रहा है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन एक हीलियम बना रहा है। जब तक ये बनाएगा, जब तक पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक बहुत साल लग जाएगी, लगभग 5 अरब साल। ठीक है, तो हेंसवेथ ने बोला जब ये सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा, 5 बिलियन साल में सूर्य का सारा हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और सूर्य लाल दाना बन जाएगा। ठीक है, कम ऊर्जा हो जाएगा उसका। तो ये है 5 वर्ष इसकी आयु बताया गया है। सूर्य का आयु 5 अरब साल बताया गया है अभी। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, अब इसे मिटा देंगे। और रेवोल्यूशन समझ गए हो कि जो चक्कर लगा रहा है वो 250 किलोमीटर पर सेकंड के चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर 25 करोड़ साल में पूरा करेगा, जिसे कोस्मोस्फीयर बोला गया है। परिक्रमण, रोटेशन, अपने अक्ष पे घूम रहा है पूरब से पश्चिम 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक चक्कर पूरा, अगर मिडिल वाला भाग एक चक्कर पूरा करता है 25 दिन में, और ऊपरी भाग जो ये ध्रुवीय भाग है वो बाहरी वाला भाग जो पूरा एक चक्कर पूरा करेगा 35 दिन में। तो समझ में आ गया ये सब। और क्या, और सूर्य में बताता हूँ। हाँ, जैसे में सूर्य का है, ये सूर्य है। ठीक है, सन, इसकी ये वाली सतह जो है ना, ये सतह को क्या बोला गया है, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर। और इससे जो लाइट ऐसे निकल रही है, ऐसे लाइट निकल रही है, ऐसे लाइट निकल रही है। जब चंद्र ग्रहण लगती है ना, चंद्र ग्रहण ऐसे लग जाएगी तो पूरा सूर्य झप जाएगा। तो ये सब लाइट जो है ना, ये सब ज्वाला, ये लाइट, ये सब जो लाइट दूर दूर में आ रही है, इससे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कोरोना बोलते हैं। कोरोना, वो कोरोना नहीं, एंटीवायरस कोरोना नहीं, ये वायरस कोरोना नहीं है, ये जैसे कोरोना बोला गया। इसे सूर्य किरीट भी बोलता है, या सूर्य किरीट, या सूर्य का मुकुट भी बोलो, सूर्य का मुकुट भी बोलो। ठीक है, इतना चीज़ से बोला जाता है। ठीक है,
और जब प्रकाश मंडल जब होती है ना यहाँ से प्रकाश मंडल सतह पे, तो कुछ भाग इसका अंधेरा रहता है प्रकाश मंडल का, कुछ भाग सतह का टेम्परेचर कितना है इसका, सूर्य के सतह का टेम्परेचर, सूर्य के सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है प्रकाश मंडल का टेम्परेचर। और इसके मिडिल का टेम्परेचर हेंसवर्थ ने बताया कि मिडिल का टेम्परेचर जो है वो 1.5 करोड़ 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ गए ना, डिग्री सेल्सियस। इसका मिडिल का जो तापमान है ना वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का मतलब पता है कि हमारा चाय और खाना बन जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है चाय, 100 डिग्री सेल्सियस पे चाय उबलने लगती है। तो इसका मिडिल का तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस और सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, जिसको प्रकाश मंडल बोला गया था। ठीक है, समझ गया ना ये। और जब 1 डिग्री सेल्सियस होती है ना तापमान सूर्य का तापमान सेंटर पे 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है ना, तब हमारा बार बार वो होता है क्या, हेंसवर्थ ने बताया कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते रहता है और वो न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा मुक्त करते रहता है। ठीक है, जब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस उसका रहता है तो ये सब याद रखना। प्रकाश मंडल बोल गया, प्रकाश मंडल के मतलब सूर्य के सतह के दीप्तिमान सरफेस को प्रकाश मंडल बोला गया है। ठीक है, और जब प्रकाश मंडल होती है तो इसके चारों ओर ना सूर्य का वायुमंडल जो है, सूर्य का वायुमंडल भी है, वो इसके प्रकाश को ना अवशोषित कर लेता है, तो उसके चारों ओर कुछ अंधेरा हो जाती है, उसे हम वर्णमंडल बोला गया है। ठीक है, क्रोमोस्फेयर। क्या मैं बोला, जब प्रकाश मंडल होती है ना तो इसका वायुमंडल इसके अगल बगल का प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, तो इसके चारों ओर थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा दिखता है, उसे हम क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, प्रकाश मंडल पे ही थोड़ा काले काले धब्बे दिखेंगे कभी कभी, जो गर्म नहीं होता है, ठंड मतलब ज़्यादा ठंड नहीं है, मतलब कम गर्म होता है और काला काला दिखता है, उसे हम सौर कलंक बोलते हैं, सन स्पॉट्स। ठीक है, जब सन स्पॉट्स दिखेगा हमारे इस पे सूर्य पे, जब सन स्पॉट दिखेगा तो पृथ्वी पे मैग्नेटिक स्ट्रोम आएगा, मतलब मैग्नेटिक स्ट्रोम आएगा, झांझवत, चुंबकीय झांझवत, मैग्नेटिक स्ट्रोम आएगा। ठीक है, जिससे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, टेलीविज़न, रेडियो, सब में गड़बड़ी आ जाएगी मैग्नेटिक स्ट्रोम के कारण। समझ गया ना, प्रकाश मंडल किसे कहते हैं, प्रकाश मंडल पे ही स्पॉट दिखेगा। कोरोना समझ गया ना क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण लगेगा ना, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा तो जो लाइट आती है ना, जो लाइट उस समय आती है चारों तरफ, वो इसी से आती है, कोरोना से ही आती है। सूर्य को तरफ ढक लो, इसको जो बगल बगल थोड़ा प्रकाश दिखेगा ना, उसे कोरोना बोला गया है, कोरोना या सूर्य का मुकुट। ठीक है, इससे क्या निकलती है, एक्स रे निकलती है, जो कि आंखों के लिए खराब होती है, मतलब अगर देख लो ना तो आंख फ्यूज हो सकता है। इसलिए जब सूर्य ग्रहण लगता है ना तो आप लोग के घर वाले बोलते होंगे, मम्मी पापा, कि सूर्य को नहीं देखने के लिए, इसलिए नहीं कि आपका अरे यार तुम इस राशि की हो तो तुम्हें ग्रह हो जाएगा, सूर्य को देख लिया उसे ना तो तेरा दिन खराब हो जाएगा, कुछ भी, लेकिन नहीं, इसलिए बात नहीं है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर देख लेगा ना अचानक चंद्रमा से हटा, तुम्हारा रोशनी पड़ा ना तो तुम्हारा आँख भी फ्यूज हो सकता है, एक्सरे निकलती है उससे, सूर्य ग्रहण लगेगा कोरोना से एक्सरे निकलती है, अगर हटा ना वो तो आँख पे अगर उस रोशनी पड़ा ना थोड़ा तो आँख खराब हो सकती है, इसलिए नहीं देखा जाता है सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से। हाँ, चश्मा लगा के देखो, बहुत सा सिस्टम है देखने का सूर्य ग्रहण को, लेकिन डायरेक्ट नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, आँख भी खराब हो सकती है। तो उसका इफेक्ट हमें राशिफल पे दिखाया जाता है, डराया जाता है कि ना देखो राशि खराब है तुम्हारी, तुम्हें कुछ हो जाएगा, ऐसे है नहीं ये सब। तो उसे ही सौर किरण या सूर्य का मुकुट बोला गया। समझ में आ गया ना सबको सूर्य के बारे में। प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, सौर स्पॉट, इस पर कभी कभी सौर स्पॉट दिखेगा, सूर्य स्पॉट, मतलब वही सन स्पॉट दिखेगा, जिसे सौर वो बोलते हैं, सौर ज्वाला। सौर ज्वाला नहीं बोलते हैं उसे, सौर कलंक बोलते हैं। तो जो ये स्पॉट दिखेगा काला काला रंग रहा हूँ, काला काला जो ये दिखेगा ना, ये कभी कभी काला काला धब्बा, जैसे सौर धब्बा ही बोला गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, सौर धब्बा ही बोला गया या सौर कलंक भी बोला गया, काला काला, इससे क्या बोला गया, सौर कलंक, सौर कलंक। ठीक है, और क्या, इस काले वाले सेंटर को, जो काले काले धब्बे हैं उसके सेंटर को क्या बोला गया, तो सेंटर को बोला गया आम्रा। और चारों तरफ जो थोड़ा इसका चारों तरफ जो गरम है और इसके चारों तरफ जो निकल के छिटा जाते हैं ना, उसे क्या बोला गया, पुनाम्रा। ठीक है, और सौर कलंक को किसने पहले खोजा, तो गैलीलियो ने खोजा। सौर कलंक को खोज किसने किया, सौर कलंक का, जिसके सौर धब्बा भी बोला जाता है, सूर्य धब्बा भी बोला गया, किसने खोजा, गैलीलियो ने खोजा। ठीक है, उसके बीच में सेंटर में जो होता है ना, सूर्य धब्बा के बीच में जो काला सा होता है ना, उसे बोला गया है आम्रा। ठीक है, उसके चारों जब सूर्य धब्बा के चारों ओर भी तो दिखेगा ना कुछ ना कुछ, जैसे ये सूर्य का धब्बा है काला सा, इसके चारों ओर भी तो ये सब दिखेगा ना, इसे बोला गया है पुनाम्रा। याद रखना ये 2 वर्ड पे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ये बहुत भयंकर एग्जाम में आ सकता है, ये बताएगा नहीं कोई आपको।
हमरा पुनहमरा हुआ, सौर कलंक समझ गए। प्रकाश मंडल एक सौर ज्वाला होती है। इस पे अचानक ना प्रकाश मंडल में ही अचानक जो प्रकाश मंडल ये नहीं सतह वाले हिस्से को प्रकाश मंडल बोला गया है। तो इस पे अचानक ना कभी कभी अचानक कुछ उठने लगेगा। जैसे यहाँ पे उठ गया, ये ज़्यादा सा ज्वाला उठ जाएगा, ज़्यादा ज्वाला उठ जाएगा ना, कैसे से विस्फोट टाइप का होता है, विस्फोट से होता है तो छितरा जाता है ना, तो कोई ज्वाला उठता है। इस ज्वाले को सौर ज्वाला बोला गया है, सौर ज्वाला। ठीक है, किस ज्वाले को? जब हमारे प्रकाश मंडल तो प्लाज्मा अवस्था में, तो कभी कभी ऐसे नहीं होता है कि ऐसे उठ जाता है, जो प्लाज्मा अवस्था में पिघला हुआ कुछ होता है तो ऐसे बुलबुला टाइप को उठ जाता है। तो वैसे जब उठेगा ना तो इससे जो लाइट निकलती है उसे सौर ज्वाला बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया? सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर। ठीक है, क्या बोला गया? सोलर फ्लेयर, जिसे सोलर फ्लेयर या सौर ज्वाला को इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सौर ज्वाला को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे अरोरा बोरियालिस बोला गया है। कहाँ? उत्तरी ध्रुव पे, उत्तरी ध्रुव पे। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पे क्या बोला गया? साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे क्या बोला? सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पे अरोरा बोरियालिस बोला गया और दक्षिणी ध्रुव पे अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। दिख गया ना मेरा क्या लिखा हूँ? वैसे समझ में नहीं आएगा, लिख लो। इसमें दक्षिण में हमारे जो दक्षिण में ही है ना, पृथ्वी के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में ही ऑस्ट्रेलिया है। तो समझो कि दक्षिणी ध्रुव पे सौर ज्वाला को अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस बोला गया, ऑस्ट्रेलियालिस। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव पे अरोरा बोरियालिस बोला गया। याद रखो ये वर्ड, ये हमेशा वर्ड याद रखो। अरोरा बोरियालिस कहाँ गया? सौर ज्वाला पूछ देगा कि सौर ज्वाला को, क्वेश्चन में आएगा सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोला गया? दक्षिणी ध्रुव पे, साउथ पोल पे अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव पे क्या बोला गया? नॉर्थ पोल पे सौर ज्वाला को तो अरोरा बोरियालिस। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? ये प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? सौर कलंक किसे बोलते हैं? धब्बे को, सौर धब्बा को सौर कलंक बोलते हैं। जो काले काले टाइप का होता है, इसके बीच वाले सेंटर को जो काले टाइप का होता है उसे आमड़ा बोला गया, और चारों तरफ जो उसके होते हैं उसको पुनामड़ा बोला गया। समझ में आ गया ना? सौर धब्बे के जो चारों तरफ थोड़ा हल्के हल्के, मतलब हल्के हल्के होते हैं ना सौर धब्बे के चारों तरफ, जो लाल कलर का होता है उसे क्या बोला गया? फैकुला। क्या बोला गया? फैकुला। तो सारा हम सन के बारे में समझ गए। इसके बाहर वाले जो पट्टी होती है, जो सूर्य निकलते हैं, ये प्रकाश मंडल है। क्या मैं बोला? ये प्रकाश मंडल है, ये सतह जो प्रकाश मंडल है। ठीक है, और इसके जो इससे 100 किलोमीटर ऊंचा तक के जो प्रकाश लाइट है ना, उससे हम कोरोना बोलते हैं। ये दोनों का पट्टी का जो मीटर है वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई है। समझा? जैसे में ये सतह हो गई है प्रकाश मंडल, ये सतह हो गई है कोरोना का, मतलब ये लाइट यहाँ जो इसकी मोटाई है वो 100 किलोमीटर, यहाँ तक लाइट जा रही है। इस लाइट को, मतलब यहाँ से प्रकाश होने की लाइट जा रही है ना, ये लाइट यहाँ तक के, इससे कोरोना बोला गया। ठीक है, मतलब ये कोरोना की लाइट और इससे सल्फर मंडल के बीच की जो है डिस्टेंस वो 100 किलोमीटर की है। इतना मोटा पड़ता है इसका, और उसे ही कोरोना बोला गया। तो समझ में आ गया कोरोना कितने के चक्कर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? सौर ज्वाला, प्रकाश मंडल, सौर कलंक, आमड़ा, पुनःआमड़ा, अरोरा ऑस्ट्रेलिया, अरोरा बोरियालिस, सारा कुछ समझ में आ गया। अब तो कुछ बचा नहीं, या कुछ और बचा है सूर्य में? सूर्य का आयु जो है वो 5 अरब साल बताया गया है। सूर्य का व्यास कितना है ये भी लिख लो यहाँ पे, या मैं मिटा दूँ? ये मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा दे रहा हूँ। ये समझ नहीं है, वीडियो एक बार देखना, समझ में आ जाएगी। हाँ, यहाँ लिखो सूर्य के बारे में, ये बता रहा हूँ मैं। तो सूर्य के बारे में बताओ कि सूर्य का जो ईयर है वो तो 5 अरब साल तक इसका आयु है। सूर्य का व्यास क्या है? सूर्य क्या डायमीटर, सूर्य का व्यास, डायमीटर कितना है? जैसे ये सूर्य है, इसका यहाँ से यहाँ तक डायमीटर बोला गया। यहाँ तक पूरा लंबाई कितनी है? 13 लाख, यहाँ तक की लंबाई डायमीटर की 13,92,000 किलोमीटर इसकी डायमीटर है सूर्य का, जो कि पृथ्वी के डायमीटर से 110 गुना ज़्यादा है, 110 गुना बड़ा है। ठीक है, और क्या? 110 गुना बड़ा है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से क्या है? बहुत बड़ा है, 110 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और मैं क्या बताऊँ इसमें? बस इतना ही है, बड़ा है। और हाँ, सूर्य का जो प्रकाश आती है ना, लाइट ऐसे से निकल के, ये सूर्य का लाइट, इसका 1 अरवां या एक माह, दूसरवां भाग, तीसरवां भाग, चौथावां भाग, ऐसे नहीं, 2 अरवा भाग सूर्य के पास पृथ्वी पहुँचती है। जो लाइट अभी दोपहर देख रहे हो ना, इतनी भयंकर गर्मी, ये सूर्य के लाइट का, गर्मी का, प्रकाश का 2 अरवां भाग है, 2 अरवां भाग। तो समझो कि अगर 1 अरवा भाग
आए पृथ्वी पे तो पृथ्वी तो जल जाएगी। एक ही अरवा भाग, एक पहला भाग नहीं, पहला भाग तो भाई इतना समझ लो कि पहला भाग क्या होगा, 2 अरवा भाग पृथ्वी पे आती है सूर्य क्या, ठीक है। तो ये समझो 2 अरवा भाग सूर्य को मिलता है, बस। और क्या लिखो, 2 अरवा भाग ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है। तो बस यही था सूर्य के बारे में डिटेल्स, थोड़ा सा सारा कुछ तो ख़त्म हो गया है कि सूर्य में क्या था क्या नहीं, प्रकाश मंडल ये सब, और कुछ 1-2 को पॉइंट छूट गया है तो कोई खास नहीं है उतना, जो खास थी वो मैं सूर्य के बारे में बता दिया हूँ। स्टार्टिंग से देखो, अब पहली बार वीडियो देखो, समझो, सेकेंड टाइम नोट्स बनाओ, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, हर वीडियो में थोड़ा सा मेहनत अगर लगेगा नोट्स करने में, एक बार समझ जाओगे ना ज़िंदगी भर याद रहेगी, ठीक है। और समझना है, पढ़ना नहीं है, लिख लेना कंटिन्यू से, पढ़ना नहीं है इसको ये कहते हैं उसको कहते हैं, समझ जाओ कि अच्छा इसे ये बोलते हैं, अच्छा ये से बोलते हैं, ऐसा समझ जाओ एक बार, ताकि तुम सूर्य को देखो और उसको अपने आप तुम नक्शा बना दो उसका। सूर्य को देखो, अच्छा ये स्पोर्ट को ये बोलते हैं, सौर कलंक, सौर ज्वाला, ये बोर ऑस्ट्रेलिया, सारे कुछ बता लोगे, ठीक है। तो सूर्य के बारे में आज इन्हें हम ख़त्म कर दिया, सौरमंडल और सूर्य के बारे में डिटेल्स में पढ़ लिया। सौरमंडल में अब ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य सौरमंडल में अभी पढ़ रहे हैं, अभी तक सौरमंडल का ही क्लास है, सौरमंडल का फर्स्ट क्लास है, इसमें सौरमंडल में सूर्य को ख़त्म हो गया, सूर्य है ना तारा, उसको ख़त्म कर लिया। अब हम सूर्य कौन सा है, हाँ पहले सूर्य को देखो, ये सूर्य जो है ना वो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। पूछेगा पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा तो सूर्य बोलना, और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। हाँ सूर्य पे एक और पॉइंट लिखो कि सूर्य पे हाइड्रोजन और हीलियम का ही प्रधानता है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हाइड्रोजन 71%, हीलियम कितना है 27%, और अन्य गैस, अन्य तत्व जो है और गैसें जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो भी मिला के वो 2% पे है, अन्य गैसें 2% पे है, इंपॉर्टेंट है ये, लिखो इसे। और 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना रहा है इस पे सूर्य पे, तभी ऊर्जा निकल रही है और वो ऊर्जा दे रहा है और प्रकाश दे रहा है। इसे नाभिकीय संलयन नाभिकीय फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन बोला गया है। तो हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 27% है, ठीक है, यानी 2% है। ये सूर्य तारों का है, तारों में अधिकतर हाइड्रोजन हीलियम ही होता है, ठीक है। सबसे हल्का हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन फिर हीलियम गैस होता है सबसे हल्का, इसलिए बैलूनों में हाइड्रोजन भरा जाता है तो बहुत जल्दी ऊपर उड़ेगा ज़्यादा, अगर हीलियम भरोगे तो भी उड़ेगा, इसलिए बैलूनों में हाइड्रोजन या हीलियम भरा जाता है गैस, ठीक है। अधिकतर हीलियम ही भरा जाता है बैलून में, जो उड़ती रहती है बैलून, हवा में उड़ती नहीं है वो में, क्योंकि हल्का होता है, सबसे हल्का होता है इसलिए उड़ जाती है वो। हो गया। अब सूर्य के बारे में तो कोई बात नहीं है, सारा कुछ तो डाउट क्लियर हो गया कि सूर्य क्या है आखिर में, सूर्य के क्या प्रकाश मंडल, वर्ण विक्षोभ, वही वर्णमंडल, कॉस्मोस्फीयर, यूनिट, सारा कुछ तो पृथ्वी से दूरी कितने मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट 16 सेकंड में दूरी पहुंचता है। अब हम एक और बताएंगे कि पृथ्वी से दूरी पे, अभी पृथ्वी में जब पढ़ेंगे ना तो पृथ्वी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ना है बेसिकली। सूर्य के बारे में तो ओवरव्यू देख लिया, सूर्य के बारे में सारे डिटेल्स मेन जो है ना वो खत्म हो गया। अब सूर्य के बारे में नहीं है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की कोशिश मत करना, डिटेल्स में पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा है, तो उतना कोई फालतू चीज़ नहीं है, जो मैं मेन था वो मैं बता दिया सूर्य के बारे में। अब 1-2 छूट गया तो कोई बात नहीं है, वो 1-2 पॉइंट छोड़ देने में भलाई है उसे। और क्या, सूर्य के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, ग्रहों की पिंड में क्या कौन सा ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, बौना ग्रह क्या है, प्लूटो भी किस में आता है, यूरेनस क्या है, सारे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो अगले क्लास में सारा ग्रह को कंप्लीट करवा दूंगा, आज सौरमंडल के इतना ही क्लास रहने दो, ठीक है। तो उम्मीद होगा कि आप लोग बेहतर समझे होंगे। ये थोड़ा सा मेरा कोशिश था आपको समझाने का, जैसे जिस बंदे को समझ नहीं आता है, वैसे तो और भी महान ब्रिलियंट लोग होंगे, लेकिन जिसे समझ नहीं आता उसे समझाने की ये पहली कोशिश थी हमारी। समझ में आया तो कमेंट में बताना, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में बताना, क्या दिक्कत है। और क्या, और तो कुछ बात है नहीं ऐसा कुछ बताने का। तो ज्योग्राफी के बाद हम आज पॉलिटी क्लास भी कर लेते हैं, ठीक है। मैथ क्लास परसों करेंगे क्योंकि टाइम है नहीं हमारे पास इतना, ठीक है। तो ओके बाय, मिलते हैं फिर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो फिर कमेंट में हाँ ना बेस्ट लाइक, ख़राब लगे तो भी, और क्या इम्प्रूव करना चाहिए वो भी, जो भी आपको डाउट लगे वो कमेंट में बेझिझक लिखना, ठीक है। गलत है तो गलत, सही है तो सही, ऐसा नहीं कि झूठ फूट का कुछ भी लिख दो, सही तो सही गलत तो गलत, हमेशा यही पे टिका हुआ। बोलने का कैपेसिटी रखो हमेशा कहीं भी। जो बंदा सच को सच नहीं बोल सकता, झूठ को झूठ नहीं बोल सकता, वो बंदा क्या मैं बोलूँ उसका।
सच है तो सच बोलने टाइम कोई, इसलिए कमेंट के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, रियल लाइफ में जो सच है सच बोलो, झूठ है झूठ बोलो, नहीं किसी का चूना लगाने के लिए झूठ सा बोले करो हमेशा। रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ज्ञान की बातें आगे वीडियो में करते रहेंगे कभी ना कभी, जिसका बारे में कुछ आएगा थॉट तो पता चलेगा। ठीक है, तो आज का सुर के बारे में हो गया। ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।